हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एससीबी स्टडी में और साथ ही साथ हमारी इस यूनिक जर्नी एससी वर्मा वॉल्यूम फर्स्ट में, जहाँ कि हम चैप्टर 6 फिक्शन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। और हम आज शुरुआत करेंगे अपना नया टॉपिक लॉ ऑफ फ्रिक्शन से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा ये सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, टॉपिक है आज का लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, फ्रिक्शन क्या है? किसी भी दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन को समराइज करने के लिए कुछ लॉज हैं। ठीक, वो लॉज क्या है? उसमें सबसे पहला लॉज है, ठीक, कि इफ़ बॉडीज स्लिप ओवर ईच अदर, हर बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे हैं तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एफ के इक्वल टू म्यू के एन। म्यू के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है और एन जो है वो है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और सेकंड ला क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन on a body is opposite to the velocity of this body respect to body applying force। ठीक, सेकंड लॉ क्या है कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है डायरेक्शन ऑलवेज अपोज the motion or force applied on body। ठीक है, बॉडी पे जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं या फिर जो बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा उसका अपोज करेगा, मतलब उससे भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, ये सेकंड लगता है। थर्ड लग क्या है, if bodies does not slip over each other, हर बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लिप ना हो तो वहाँ पे फोर्स फ्रिक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। यहाँ पे म्यू एस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक, और एन जो है नॉर्मल फोर्स है। ठीक, अब चौथा क्या करता है कि जो द फ्रिक्शनल फोर्स एफ के एंड एफ एस डजंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। चौथा रूल ये कहता है कि एफ एस और एफ के जो है डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब एफ एस और एफ की वैल्यू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। कितना भी एरिया कॉन्टैक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, साथ साथ जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हर, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है हर जगह सेम है। ठीक है, तो ये हो गया लॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम फिर कुछ बॉडीज़ के फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देख लेते हैं, इसका चार्ट बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मटेरियल्स के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, मतलब ये यहाँ पर है स्टील के बीच का म्यू एस वैल्यू, स्टील ब्रश के बीच का म्यू एस वैल्यू, ग्लास के बीच म्यू एस वैल्यू, ऐसे ये सब सारे हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो गए मटेरियल्स के बीच के। ठीक, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हालांकि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो इससे कुछ डिफरेंट हो सकती है, मतलब कि एटमॉस्फेयर पे, एयर प्रेशर पे, सरफेस के ऑक्सीडेशन पे, उस पर डस्ट पे, इम्प्योरिटी के कारण ऐसे कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। ठीक,
स्लाइटली चेंज हो सकती है। ठीक है, अब ये वाला हमारा लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब बढ़ेंगे, हम एटॉमिक लेवल पे फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि एटॉमिक लेवल पे फ्रिक्शन लगता है कैसे। ठीक, फ्रिक्शन एट एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल फ्रिक्शन कैसे ऐड होगा। ठीक, तो जैसे कि मैंने पहले पढ़ा था, जो फ्रिक्शन है वो दोनों बॉडीज के बीच की जो चार्ज पार्टिकल्स है उनके बीच का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, दोनों बॉडी के बीच जो चार्ज पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन होता है वही फ्रिक्शन होता है। ठीक, अब अगर कोई एक बॉडी है, अगर किसी बॉडी को और आप माइक्रोस्कोपिक लेवल देखें, सुपर हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है बहुत ही स्मूथ है, ठीक, नेगेटिव आई से देखें तो ऑब्जेक्ट बहुत स्मूथ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट बहुत स्मूथ नहीं होता है। अगर आप एक हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज़ कर देखें तो आप पाएँ कि जो उस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है उसको इरेगुलर शेप में होता है। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट से उसका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप में होता है। इट मीन्स कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रियल कांटेक्ट से वो कई ज़्यादा मतलब वो स्मॉलर होता है, वो छोटा होता है। ठीक, आपको मैं समझाऊँ, जैसे कि एक बॉडी है, ठीक, और एक ये बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है। ठीक, तो अगर आप देखें कि जो इनका एक जो रियल एरिया ऑफ कांटेक्ट है, टोटल एरिया ऑफ कांटेक्ट से कहीं ज़्यादा छोटा है, कई गुना छोटा है। ठीक, इट मीन्स कि जो दो पार्टिकल्स, दो ऑब्जेक्ट बॉडीज हैं, एक दूसरे पे बहुत ही कम एरिया कंसिडर करके एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। ठीक, अब हम बात, जैसे कि मैंने बात किया था कि जो फ्रिक्शन होता है वो एटॉमिक लेवल पर लगता है। ठीक है, तो जो जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स जो पार्टिकल्स टच हैं, ठीक, उन पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक, दोनों पार्टिकल्स, दोनों बॉडी से पार्टिकल जो रिलेशन होता है बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक, एक्चुअल पॉइंट्स पे इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो रिलेशन होता है वो स्मॉल होता है। ठीक, तो इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स स्टार्ट होने, इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स लगने लगता है, मॉलिक्यूलर फोर्स लगना है। ठीक, और मॉलिक्यूलर फोर्स का इनके बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होने लगती है। ठीक, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होने लगती है। ठीक है, जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर पुल करते हैं, खींचते हैं, ठीक, तो जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं, ये बॉन्ड्स टूटते हैं। ठीक, और मटेरियल डिफॉर्म होता है, फिर से नए बॉन्ड डिफॉर्म होता है, और फिर से नया बॉन्ड फॉर्म, मतलब अगर सपोज करिए कि इसको हमने हल्का सा मूव करा। ठीक, तो ये बॉन्ड से वो टूट गए, और जो आगे मूव किया फिर एक जहाँ पे जाके फिर रुका, फिर वहाँ पे नए बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो इसको तोड़ने में जो एनर्जी होती है वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। मतलब इन बॉन्ड्स को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, जब हम इन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो इनसे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक, जो कि एनर्जी के फॉर्म में दिखता है, हमको अपीयर होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम फोर्स लगाते रहते हैं ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं और ये बॉडी मूव करने लगती है, स्लाइड करने लगती है। और अगर हम कंटिन्यूसली फोर्स लगाते रहेंगे तो बॉडी कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? वो फोर्स जो कि इन मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ने में लगाया जाए वही एक्चुअल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक, अब स्टैटिक्स में क्या है कि जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड के तोड़ने के जितना फोर्स चाहिए उससे हम कम फोर्स लगाते हैं
उसके कारण मोलिकुलर बॉन्ड्स टूटते नहीं हैं और बॉडी रेस्ट में रहता है, और जो फोर्स होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में काउंट रहता है, ठीक। लेकिन जब हम मोलिकुलर बॉन्ड को तोड़ने की जितनी एनर्जी चाहिए होती है, जितना फोर्स चाहिए होता है, उससे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और उस फोर्स को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो ये तो मैं समझ लिया फ्रिक्शन एट एटॉमिक लेवल। अब हम बात करें कि जो हमने पहले ही बात किया था म्यूएस म्यूके की वैल्यू, ठीक। ये कोफिशिएंट की वैल्यू है, ये मैटर के नेचर पे, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करती है, ठीक। मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसके रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो हम किसी भी मटेरियल का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैसे पता करेंगे? चलिए इसके लिए कुछ लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं। लेबोरेटरी मेथड टू मेजर फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक। फ्रिक्शन कोफिशिएंट को मेजर करने का लेबोरेटरी मेथड, इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड और एक होता है इंक्लाइंड टेबल मेथड। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड के बारे में बात करते हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड, ये मेथड जनरली यूज होता है, ठीक। और आपको स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो आपको हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड बताया जाएगा। इंक्लाइन टेबल मेथड थोड़ा सा रिस्की होता है और थोड़ा मतलब कठिन भी होता है एक तरह से कहें तो। उसे निकालना है, इसमें अक्सर वैल्यू गलत आती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर वैल्यू को करेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये ईजिली हो जाता है, ठीक। स्टूडेंट इसको आसानी से परफॉर्म भी कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर स्कूल्स में हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड का कराया जाता है लैब्स में, ताकि आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट पता कर सकें। अब हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड वर्क कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। सपोज करिए एक टेबल है, ठीक। टेबल पे एक प्लैंक रखा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा कहते हैं उसको, ठीक। सपोज करो इसको हम ए नाम लेते हैं, ए, ठीक है। और इसे कॉर्नर पे एक पुली लगी हुई है, एक पुली लगी हुई, ठीक। अब हमने इस प्लैंक के ऊपर एक ब्लॉक रखा, ब्लॉक बी, ठीक। और इस ब्लॉक को इस पुली से एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, और उस स्ट्रिंग को ले आकर नीचे यहाँ पे हमने एक हैंगर अटैच कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक हैंगर अटैच कर दिया, ठीक। ये एक ऐसा हैंगर है कि इसमें हम एक ऐसा हैंगर रहेगा इसमें कि आप एक स्टैंडर्ड लिमिट्स में वेट को बढ़ा सकेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हैंगर एच हो गया, ब्लॉक बी है, प्लैंक के है। जैसे जैसे हम हैंगर एच में वेट को इंक्रीज करेंगे, ये जब ये ब्लॉक है इस पर फोर्स फ्रिक्शन इंक्रीज होने लगेगा, ठीक। और एक समय ऐसा आएगा जब हम जैसे इस पर इंक्रीज करेंगे इसका वेट, ये ब्लॉक है वो इस सरफेस पे स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब सपोज करें कि जो वेट ऑफ ब्लॉक है वो है W1, ठीक। सोचें जो वेट ऑफ ब्लॉक है W1, और हैंगर का स्टैंडर्ड वेट साथ साथ जो हमने उस पर अलग से स्टैंडर्ड वेट लगा हैंगर का वेट, और जो हमने एक्सटर्नल वेट इस पर लगाएंगे वो वेट, ताकि ये ब्लॉक भी इस पर स्लाइड कर सके, ठीक। उसको हम सपोज करते हैं वेट ऑफ हैंगर प्लस स्टैंडर्ड वेट इक्वल टू W2, ठीक। सपोज कर लेते हैं कि जो वेट ऑफ हैंगर है स्टैंडर्ड वेट है वो W2 है, ठीक। और जो यही जो वेट ऑफ हैंगर है वो अगर W2, फिर मतलब कि इसके बाद जो ब्लॉक है वो जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, जब वेट W2 लगेगा हैंगर पे, जो ब्लॉक होगा वो जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, मतलब वो स्लाइड करने ही वाला होगा, स्लाइड नहीं कर रहा होगा, स्लाइड करने वाला होगा, मतलब हम बस होने वाला साइड है कहेंगे ना, बस होने वाला, ठीक।
तो वो ये वेट है W2। ठीक है। अब अगर हम टेंशन की बात करें, स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन की बात करें तो जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो भी हो जाएगा इसका वेट बराबर W2 के, जो कि आल्सो इक्वल होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो टेंशन इन स्ट्रिंग का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भी इक्वल हो जाएगा। तो मतलब कि जो मैक्सिमम स्टिक फ्रिक्शन लगेगा एफ मैक्स की वैल्यू आएगी W2। एफ मैक्स वैल्यू आएगी W2। फोर्स फ्रिक्शन हो गया मतलब एफ मैक्स इक्वल टू हो गया W2। यहाँ W2 क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ मैक्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉर्मल फोर्स की, तो जो नॉर्मल फोर्स है वो ब्लॉक पे लगेगा। ठीक, तो नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पे लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ब्लॉक का वेट W1 है। तो जो नॉर्मल फोर्स रहेगा, नॉर्मल फोर्स जो है वो भी W1 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि मैंने पढ़ा था फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा था, एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एस एन। तो म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा एफ मैक्स अपॉन एन। तो एफ मैक्स इक्वल टू W2 था, W2 अपॉन W1, मतलब इट मीन्स म्यू एस इक्वल टू हो गया W2 अपॉन W1। ये हमने फाइंड कर लिया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पता करना है तो करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पता करना है तो क्या करेंगे कि जो हम ये वेट ऑफ हैंगर प्लस स्टैंडर्ड वेट है, उसकी जो वेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। ठीक, तो जो न्यू वेट ऑफ हैंगर प्लस वेट ऑफ हैंगर प्लस न्यू स्टैंडर्ड वेट को हम सपोज W2 डैश से डिनोट कर देते हैं। ठीक, और वेट ऑफ ब्लॉक W1 है। ठीक, हमने यहाँ क्या किया कि जो ये स्टैंडर्ड वेट था W2 था, उसी वेट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया और इस ब्लॉक को अपने फिंगर थोड़ा सा पुश कर देंगे, जिसके कारण ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। ठीक, तो उस कंडीशन में जो म्यू के की वैल्यू होगी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू के इक्वल टू हो जाएगा एफ के अपॉन एन, और एफ के हो जाएगा W2 डैश अपॉन नॉर्मल W1 था। इससे हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर लिया W2 डैश अपॉन W1। मतलब हल्का से वेट को हमने रिड्यूस किया और ब्लॉक को हल्का सा फिंगर से हल्का सा फोर्स, हल्का सा को स्लाइटली इसको डिस्टर्ब किया, हल्का से फोर्स लगा दिया। ठीक, हल्का से पुश कर दिया। ठीक है, जिसके कारण ये बॉडी मूव करने लगा और हमको नया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मिल गया, म्यू के इक्वल टू एफ के अपॉन है, मतलब W2 डैश अपॉन W1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाय हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड। हम देख लेते हैं इंक्लाइंड टेबल मेथड क्या होता है। तो इंक्लाइंड टेबल मेथड में क्या होता है कि हम कंसिडर करते हैं ये प्लैंक ए है, ये सब रखा हुआ ब्लॉक बी है, ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, हाइट h है, डिस्टेंस दोनों प्लैंक के एंड्स के बीच में d है। ठीक, तो हम इंक्लिनेशन टेबल मेथड में क्या करते हैं कि इस प्लैंक को ब्लॉक को रख लेते हैं और इस ब्लॉक को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से सपोज करिए हमने ब्लॉक के प्लैंक को ब्लॉक ऊपर, ये प्लैंक है। ठीक, इसे ब्लॉक रख लिया। हम धीरे धीरे इस प्लैंक को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, हल्का हल्का से प्लैंक को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो जो हॉरिजॉन्टल से और जो इसका अपर मोस्ट पार्ट होगा उसके बीच डिस्टेंस को हम ये से डिनोट करेंगे और जिस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उस पॉइंट से लेके जो इसका सेकंड पॉइंट है उन दोनों के बीच को हम डी से डिनोट करेंगे, जो कि उन दोनों एंड्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, और जब हमने बॉडी को यहाँ से इस तरह मूव करा है, समझ करा। ठीक,
ताकि ब्लॉक भी जो है वो नीचे स्लाइड करें। तो जो एंगल है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो कि यहाँ पर हमने थीटा से डिनोट किया है। ठीक, तो हमने ए प्लैंक ए को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ऊपर लेते गए। ठीक, और एक स्लाइड डिस्टेंस पे एक ऐसे एंगल पहुँचे जिसके जहाँ पे जो बॉडी है वो जस्ट स्टार्ट टू स्लीप, मतलब कि हमने उसको लिमिटिंग वैल्यूज़ की है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम तक लेके चले गए। ठीक, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम तक चले गए, जिसके बाद अब बॉडी जो है वो स्लिप होना शुरू हो जाएगी इस सरफेस पे। अगर इसको हम इसे देखें, ये ब्लॉक भी, ठीक, सपोज करिए कि प्लैंक है ए, इस पे ब्लॉक है। ठीक, जो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है थीटा, इनकी जो डिस्टेंस डी और इसका हाइट एच। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज करते हैं इस ब्लॉक का जो मास है वो एम है, तो जो एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम जी नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इसके परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ लगेगा एन। ठीक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ये एफ एस। ठीक है, अगर इसको नीचे ले जाएं और इसको देखें और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें इस एक्सिस से पैरेलल, तो हम फाइंड करेंगे जो एंगल ये आ गया ये एंगल थीटा हो जाएगा। इट मीन्स कि ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, अब तो अगर हम एफ एस निकालें हैं तो एफ एस जो है वो एम जी के कंपोनेंट के इक्वल होगा। एफ एस जो है वो एम जी के कंपोनेंट से इक्वल होगा। तो जो यहाँ अगर एम जी कंपोनेंट तो डिवाइड करें तो एफ एस इक्वल हो जाएगा ये कंपोनेंट एम जी का एम जी साइन थीटा, और एम जी के सेकेंड कंपोनेंट होगा पैरेलल, ये होगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एस इक्वल टू है एम जी साइन थीटा और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन इक्वल टू है एम जी कॉस थीटा। ठीक, मतलब कि हमने एम जी के कंपोनेंट्स को एक एफ एस के अलॉन्ग कंपोनेंट बना दिया और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के अलॉन्ग एक कंपोनेंट बना दिया। नैरो कॉन्टैक्ट फोर्स एन इक्वल टू है एम जी कॉस थीटा और एफ एस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो है एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो हमने किया क्या, ऐसे बस सपोज किया है लेट मास ऑफ ब्लॉक जो है वो है एम। ठीक, तो वेट ऑफ ब्लॉक हो जाएगा, वेट ऑफ ब्लॉक हो जाएगा एम जी। ठीक, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है एन और फ्रिक्शनल फोर्स है एफ एस। ठीक, तो हमने इस फिगर से फाइंड क्या किया कि एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा है, तो हमको मिला क्या है एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा एक्शन फर्स्ट और एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक, तो अगर हम फार्मूला देखें अपना, हमारा फार्मूला था एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, तो म्यू एस इक्वल टू हो गया एफ एस अपॉन एन। ठीक, तो एफ एस अपॉन एन की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एस इक्वल टू था एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा इक्वल टू आ गया टेन थीटा, एम जी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन डी, तो हमको म्यूस मिल गया टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन डी। ठीक, अब हम अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो हम फिर क्या करेंगे,
कि जो इसमें क्या करेंगे, जो एंगल ऑफ इंक्रेशन को इन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक, स्लाइटली रिड्यूस थीटा, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हम थीटा को स्लाइटली रिड्यूस करेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू है उसको थोड़ी सी कम कर देंगे, ठीक। उससे क्या करेंगे कि हम जो ब्लॉक है उस पर हल्का सा फोर्स लगा देंगे अपनी फिंगर से, ताकि जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर दें, ठीक। उस कंडीशन में जो हम थीटा को चेंज करेंगे, तो जो हम जो थीटा से रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो न्यू हाइट होगी, न्यू हाइट हो जाएगी एच डेस, और न्यू डिस्टेंस हो जाएगा, डी डेस, ठीक है। न्यू हाइट एच डेस हो, न्यू डिस्टेंस डी डेस हो गया। तो जैसे कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन वाले में किया था, काइनेटिक फ्रिक्शन में वही होगा, एफ के इक्वल टू एम जी साइन थीटा एंड एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो था ही। तो हमारा म्यू के इक्वल टू आ गया एफ के अपॉन एन इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या परपेंडिकुलर जो हाइट है बेस डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम न्यू हाइट और न्यू डिस्टेंस को लेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच डेस अपॉन डी डेस, ठीक। तो ये हमारा म्यू के इक्वल टू आ गया एच डेस अपॉन डी डेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड कर लिया। यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड कर लिया था बाई टेबल, इंक्लाइन टेबल मेथड को, ठीक। हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना रोलिंग फ्रिक्शन। हम जानेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक। सपोज करिए कि आप एक ब्लॉक को एक सरफेस पे, रफ सरफेस पे आप पुल कर रहे हैं, ठीक। एक बहुत हैवी ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक है, इसको हम रफ सरफेस पुल कर रहे हैं। तो इसको पुल करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लाना पड़ेगा, ठीक। किसी इसका मास बहुत ज़्यादा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक। लेकिन अगर हमें इसी हैवी आयरन ब्लॉक के व्हील रफ सरफेस में चार व्हील्स लगा दें, तो जो इसका इस पर लगने वाला फोर्स है वो बहुत ही कम हो जाएगा। जो व्हील है वो आसानी से फ्लोर पे मूव करेगा, हालांकि जो व्हील फ्लोर पर साइड नहीं करेगा वो आसानी से मूव करेगा। जो सरफेस से कांटेक्ट है वो इसके अपेक्षा इसमें बहुत कम हो जाएगा, ठीक। और जो फोर्स लगा रहे हैं वही बहुत कम हो जाएगा। व्हील्स लगाने के कारण जो उस ऑब्जेक्ट का रियर खराब होना, लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन, जितना लार्ज फ्रिक्शन जो है ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये व्हील लगाने से बहुत ही स्मॉल फ्रिक्शन होगा, बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो बॉडी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो ये व्हील है, ठीक, ये रोलिंग फ्रिक्शन पे वर्क कर रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या, कि जो व्हील है ये रोटेट कर रहा है, जिसके कारण कि जो फ्रिक्शन है बहुत ही कम लग रहा है, ठीक। रोलिंग फ्रिक्शन है बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है। जो रोलिंग फ्रिक्शन का इसमें जो व्हील्स लगे हैं इसके अंदर रोटेटिंग पार्ट से मशीन होता है, जिसको हम कहते हैं बॉल बेयरिंग्स। जैसे कि सपोज कि अगर व्हील का फिगर देखें तो इस व्हील में ये कुछ इस तरह रोटेटिंग पार्ट्स लगे होते हैं, कि जो व्हील्स का कुछ इस तरह बना होता है, ठीक। जिसके कारण जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो और भी कम हो जाएगा, ठीक।
इसी को हम कहते हैं बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग के व्हील में बार बेयरिंग लगाने से जो व्हील का बार बेयरिंग लगाने से जो स्टैटिक फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की कंपेयर में बहुत ही स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक, रोलिंग फ्रिक्शन लगाने से जो फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा कम आता है, लार्ज नंबर में कम आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या, हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कम किया। ठीक है, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन में हम बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं, व्हील्स यूज़ करते हैं ताकि जो कि फ्लोर्स पर आसानी से रोल कर सकें और फ्रिक्शन को बहुत ही कम कर सकें। तो ये हो गया हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कंपेयर में बहुत ही कम होता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा आज का चैप्टर फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया। हमने हमारा चैप्टर 6 फ्रिक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे हमारे नए चैप्टर के बारे में, जो कि है सर्कुलर मोशन। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम एससी और वॉल्यूम फर्स्ट के पूरे चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। मैंने एक नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि है एससी और वॉल्यूम फर्स्ट में, जहाँ पे कि पिछले सारे चैप्टर्स और आने वाले सारे चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।